हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक नए प्रयास और नए विचार के साथ। सभी बच्चे का एक शिकायत रहता है कि किताबें तो सर पढ़ा देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर जो होते हैं एनसीईआरटी का वो नहीं कराते हैं। तो मैं सोचा हूँ कि चलो आज तुम लोगों को आज से एक नए प्रयास के साथ चलेंगे और देखेंगे कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और उसको सॉल्यूशन देंगे। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये चैप्टर मेरा जो दिखाई दे रहा है, ये चैप्टर क्लास 9th का चैप्टर 1 है, साइंस का है, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें जब आप पढ़िएगा तो जो पहले पेज पढ़िएगा तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है जो पृष्ठ संख्या 4 में है, ये उदाहरण का क्वेश्चन है। इस उदाहरण में कहता है हमें पदार्थ का डेफिनेशन पढ़ा दिया जाता है और फिर उसके बाद पूछा जाता है कि पदार्थ कहते हैं किसे। अगर आपको 10 ऑप्शन दे दे और इसमें पूछा जाए कि पदार्थ कहेंगे किसे, तो आप डेफिनेशन पढ़ चुके होइएगा कि पदार्थ वो चीज़ होता है जो जिसमें द्रव्यमान हो और कुछ अपना स्थान छेकता हो या घेरता हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं, सॉरी पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है, कुर्सी हो, वायु हो, स्नेह हो और गंध हो, घृणा हो, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र, इन सभी में पदार्थ कौन है? तो यहाँ देख पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के डिफिनीशन की परिभाषा के अनुसार देखिए तो क्या कहता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान छेकता हो, वही पदार्थ कहलाता है। अर्थात यहाँ जो कुर्सी है, वायु है, बादाम है और नींबू पानी है, ये पदार्थ के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि कुर्सी में भी द्रव्यमान होता है, वायु में भी द्रव्यमान होता है, बादाम में भी द्रव्यमान होता है, नींबू में भी द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान होने के कारण ये स्थान को घेरेगा। और जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, स्नेह, गंध, घृणा, विचार, ये सब और इत्र, ये सब जो है ये हमें दिखाई नहीं देते हैं और इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है, और द्रव्यमान न होने के कारण ये कोई पदार्थ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर से दूर आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक आपके पास जाना पड़ता है। ये किस लिए होता है? कहता है गर्म खाना की गंध कई मीटर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैसें की कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है। विसरण मतलब मिल जाना, अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेज़ी से होता है। जैसे एक गर्म हवा हो गया यानी हॉट, एक हो गया कोल्ड। तो किसी भी चीज़ को अगर हम गर्म करते हैं, अगर हम ठोस चीज़ यानी कि अगर बर्फ़ यानी जो है आइस, इसको गर्म करते हैं तो लिक्विड बन जाता है। लिक्विड को गर्म करेंगे तो ये गैस बन जाएगा। और हमें पता है कि जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस में तेज़ी से कौन ज़्यादा से ज़्यादा बह जाएगा, यानी फ्लो ज़्यादा कौन करेगा? तो गैस करेगा। और जो ज़्यादा फ्लो करेगा उसके साथ उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यानी कि कण दूर तक जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो गैस के कण होते हैं ज़्यादा फ्रीली मूव करते रहते हैं, ज़्यादा तेज़ी से घूमते रहते हैं, इसलिए उसके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के कारण यह एक मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी से ले जाता है और बहुत तेज़ी से ले जाता है। अर्थात जिस चीज़ को जितना ज़्यादा गर्म करेंगे उसमें उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। और जो गर्म खाना होता है वो अपने आसपास के गैसों को गर्म कर देता है, और वो जो महक होती है, जो खाना का महक होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तेज़ी से विसरण हो जाता है ठंडे गैसों की तुलना में। अगला क्वेश्चन कहता है स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। गोताखोर उसको कहते हैं जो तैराक होता है, जो तैरने वाला लोग होता है, गोताखोर होता है जो अंदर जो तेज़ी से जो मूव करता है, तैरता है पानी के अंदर में।
इसे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित है, इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित है। देखिए, एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एकदम पास 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 होते हैं, एकदम पास पास। अब पास पास होने के कारण इसमें जो रिक्त स्थान होते हैं बहुत कम होते हैं, इसलिए कोई भी वस्तु ठोस में तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए कोई भी वस्तु ठोस में आगे जल्दी नहीं बढ़ पाता है। लेकिन अगर लिक्विड में हम देखें तो लिक्विड में जैसे पानी होता है तो इसके कण जो होता है थोड़ा दूर दूर होता है। इसके कारण इस अणुओं के बीच में जगह खाली होता है और वह आसानी से वह पानी को तैर जाता है। कहता है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न गुण प्रक्षेपित होते हैं। जैसे पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है। हम बोले हैं ना कि एक, जैसे कि ये पानी हुआ, ये पानी की जो कण है ये दूरी दूरी होगा कंपेयर टू एक सॉलिड है, तो इसमें जो होगा कण पास पास होगा, इसमें जो कण होगा पास पास होगा, इसमें आदमी नहीं तैर सकता। लेकिन लिक्विड यानी पानी का कण दूर दूर होता है, इसके बीच में जगह खाली रहता है, ये आसानी से तैर लेता है। फिर कहता है जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। हम कहेंगे ना कि जब दो कणों के बीच की दूरी अगर ज़्यादा हो तो इसमें आकर्षण बल कम होगा। अब आप ही ले लीजिए कि एक लड़का यहाँ है, एक लड़की यहाँ है, इसमें दूरी कब होगा, इसमें आकर्षण कब होगा, जब ये पास रहेगा तब। लेकिन जब दूरी है तो इसमें आकर्षण नहीं होगा। और इसी का हम कंसेप्ट लेके हम सीख सकते हैं कि जिस वस्तु का कण अगर पास पास हो उसमें आकर्षण बल अधिक होगा, जिस वस्तु के कण दूर दूर हो उसमें आकर्षण बल कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है। पदार्थ के कण के बीच के रिक्त स्थान होते हैं, सही बात है। जो भी पदार्थ बनते हैं उसके बीच में रिक्त स्थान होते ही हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और बिल्कुल जितना ज़्यादा आकर्षित करता है वो उतना ज़्यादा सॉलिड होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दुनिया में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका कण का मतलब यहाँ पर हो जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सभी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। कोई भी पदार्थ हो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बना रहता है। और वो इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव करता रहता है। आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारा एक रेडियस होता है जिसको हम कक्षा कहते हैं, यानी कि ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। इस ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो हमेशा घूमते रहता है, इसको चक्कर लगाते रहता है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थिर रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता रहता है, घूमता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, इतना छोटे होते हैं जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो अगर इसका अगर हम साइज देखें, इसका जो साइज इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से ही देखना संभव है, ऐसे नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटा होता है। आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये है एनसीईआरटी का पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 6 का। ये कहता है कि किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। अगर आपको घनत्व का डिफिनीशन अगर याद हो तो कहता है कि घनत्व किसको कहते हैं, घनत्व को डेंसिटी कहते हैं। और डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। प्रति इकाई आयतन में उपस्थित मास को यानी द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अब पढ़िए, देखिए, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। जैसे कि वायु हो गया, यहाँ माथा बंधन हटा देना चाहिए, वायु हो गया, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। जो जितना ज़्यादा सॉलिड है वह उसमें उतना ज़्यादा घनत्व होगा। घनत्व को क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो देखिए, वायु हो गया, वायु में डेंसिटी बहुत कम होता है और शायद इसीलिए हम लोग आसानी से वायु में चल पाते हैं। चिमनी का धुआं, रुई हो गया, जल हो गया, शहद और चौक और लोहा। देखिए, लोहा यहाँ सॉलिड है और सॉलिड होने के कारण इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। हम ये भी कह सकते हैं डेंसिटी ज़्यादा है इसमें, जिसके मॉलिक्यूल से पास है, इतने पास है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पास होने के कारण यह घनत्व ज़्यादा है, यानी डेंसिटी ज़्यादा है। और डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब ये सॉलिड है।
चौक, चौक जानते ही हैं, जो हम लिखते हैं बोर्ड पे वो चौक। इसके बाद शहद, खाने वाला शहद। देखिए पानी और शहद में डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा? शहद का होगा, क्योंकि शहद थोड़ा मोटा होता है। हम शहद में अच्छी तरह से नहीं तैर सकते हैं, लेकिन पानी में हम अच्छी तरह से तैर सकते हैं। शहद में हम क्यों नहीं तैर सकते हैं? क्योंकि शहद की डेंसिटी ज़्यादा होता है और जल की डेंसिटी कम होता है। यहाँ पर हम देखते हैं रुई हो गया, चिमनी का धुआं, वायु, यहाँ पे वायु सबसे कम डेंसिटी होगा। तो इस तरीक़े से हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। अब देखिए पदार्थ के अंतर क्या क्या हो सकते हैं। पदार्थ 3 फॉर्म में होता है, हम जानते हैं पदार्थ के 3 रूप होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखिए इसमें कह रहा है कि पदार्थ के गुण क्या क्या हो सकते हैं। आकार हो सकते हैं, उसके आयतन हो सकते हैं, तरलता यानी दृढ़ता। दृढ़ता उसको कहते हैं जो सबसे ज़्यादा सॉलिड चीज़ होता है, जो जितना ज़्यादा सॉलिड है वो उतना ज़्यादा दृढ़ है, यानी दृढ़ता है। फिर तरलता, जिसमें जितना बहाव है उसको बहाव तरलता कहते हैं। फिर हम इसका ये भी गुण है कि कणों के बीच में आकर्षण होता है, ये भी पदार्थ का गुण ही है। कणों की स्थिति क्या है, तो इन सारे बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए फिर एक बात आता है संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी यानी दबाव, पचकना। जैसे किसी भी चीज़ को अगर हम दबाते हैं, अगर वो पिचक जाता है, चिपक जाता है, तो वो उसकी संपीड्यता क्या है? ज़्यादा है। जैसे अगर एक बैलून को हम अगर हाथ से अगर चिपकाते हैं, पिचकाते हैं, दबाते हैं, तो वो क्या होता है? पिचक जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी है, अधिक है। इसके बाद कहता है विसरण। विसरण क्या होता है? विसरण मतलब मिल जाना। कोई भी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में मिल जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। एक आप नया एक शब्द ये भी सुने हुए हैं कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण जैसे मिक्सचर, तो विसरण और मिश्रण में क्या अंतर है? तो देखिए विसरण जो होता है, कहता है एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ मिश्रित होना, यानी ठोस किसी भी दूसरे पदार्थ में मिल जाना विसरण कहलाता है। गैसों में तेज़ी से कोई चीज़ मिश्रण हो जाता है और ठोस में मिश्रित नहीं हो पाता है। आइए हम बारी बारी से पढ़ते हैं। जैसे हम कहता है सॉलिड, ठोस क्या होता है? निश्चित, इसका जो आकार होता है क्या होता है? निश्चित होता है और स्पष्ट सीमा इसकी होती है। आयतन भी निश्चित होता है। ये दृढ़ होते हैं या बहते नहीं हैं। जैसे कोई अगर सॉलिड चीज़ होगा, जैसे कि अगर हम ईंट ले लें या पत्थर ले लें या कोई ऐसी चीज़ जो सॉलिड है, जब कोई अगर लोहा आयरन ले ले, तो ये सब क्या होता है? बहते नहीं है, ये दृढ़ होते हैं। जैसे जिस शेप में हम उसको हम पहले रख देते हैं उसी शेप में रहता है। फिर कहता है कणों के बीच आकर्षण बल। कणों के बीच में बहुत अधिकतम आकर्षण बल होता है और इसीलिए ये सॉलिड होता है। कणों की स्थिति, कण बहुत पास पास होता है। इसकी कण की स्थिति क्या होता है? पास पास होता है और इसीलिए इसमें आकर्षण बल अधिक होता है। इसकी संपीड्यता नगण्य होता है, 9 के बराबर। आप ही बताइए ना, किसी भी सॉलिड चीज़ को हम दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते हैं। नहीं दबाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो उसका कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता नगण्य है। विसरण, एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता है। विसरित कब होता है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में। जैसे हम लोहा को अगर जिंक में मिलाएं तो फिर उसको एकदम छोटी छोटी पार्टिकल्स बना के, कणों को में बना कर तब उसमें हम विसरित करते हैं। फिर कहता है कि कोई निश्चित आकार। अब लिक्विड की बात आता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में रखते हैं उसी आकार को ले लेता है। इसकी आयतन लेकिन निश्चित होता है। अगर हम 200 ml पानी अगर एक गिलास में रखते हैं और उसी गिलास को फिर किसी दूसरे गिलास में रखते हैं तो उसका आयतन 200 ml ही रहेगा, लेकिन आकार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर हम 200 ml पानी को अगर हम गिलास में रखते हैं उसमें, या 200 ml पानी को या किसी कटोरा में रखते हैं, फिर भी उसका आयतन 200 ml ही रहेगा, लेकिन उसका आकार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये अरे भाई क्या हो जा रहा है? ये दृढ़ नहीं होते हैं बल्कि तरल होते हैं तथा बह सकते हैं। पानी बह सकते हैं, ये दृढ़ नहीं होते हैं। और जो दृढ़ नहीं होते, जो बह सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। ये ठोस से कम होता है। इसमें जो कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है, ये ठोस से कम होता है। ठोस से कम होता है। ठोस से कम होता है। कहता है कि कणों की बीच की दूरी, इसमें अगर देखा जाए कणों की स्थिति क्या होता है? इसके बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा होता है।
पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। जैसे अगर ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो इसमें जो कण होगा पास पास में होगा, लेकिन इसमें कण होगा दूर दूर होगा। संपीड़न, इसमें संपीड़न होता है थोड़ा बहुत, इसमें संपीड़न इसको होता है, हम दबा सकते हैं। फिर कहता है द्रवों में ठोस और गैस का मिश्रण होता है। जैसे हम जानते हैं कि पानी में क्या होता है, गैस मिल जाता है, पानी में ठोस जैसे भी चीज़ मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, कोई निश्चित आकार नहीं होता है गैस का। गैस के बारे में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। हम किसी भी सिलेंडर में अगर 1 kg रखें गैस, फिर भी वह पूरे सिलेंडर में भरा रहेगा। और कोई निश्चित आयतन नहीं होता, गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता। यह जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आकार और आयतन ले लेता है, इसका अपना कोई आकार नहीं होता है। ये फ्लो हो सकती है यानी बह सकती है, इसलिए तरल है। ठोस और द्रव दोनों से कम होता है। अगर इसमें देखा जाए कणों के बीच आकर्षण बल, तो ठोस और द्रव दोनों में कम होता है। अब देखते हैं कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान, अर्थात ठोस और द्रव दोनों से ज़्यादा होता है। कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है दोनों से ज़्यादा, यानी इसके कण एक यहाँ रहेगा तो एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ दूर दूर होता है, दूर दूर। इसमें संपीड़न अधिक होता है, गैस को हम ज़्यादा से ज़्यादा दबा सकते हैं। गैसों का अन्य गैसों के साथ मिश्रण तीव्र गति से हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाना कोई ज़्यादा मुसीबत नहीं है इसका। फिर कहता है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित गुणों पर टिप्पणी कीजिए। निम्नलिखित गुणों पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता क्या होता है? पदार्थ का वह गुण जो उसे बाहरी बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, उसे दृढ़ता कहते हैं। यानी कोई भी ठोस अपने पहले जैसा आकार को बदलने में क्या करेगा, उसको विरोध करेगा और वो बदलने के लिए तैयार नहीं रहेगा। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते हैं, क्या होते हैं, ये तरल होते हैं। संपीड्यता, जैसे हम बताए थे, संपीड्यता क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, बाहरी दबाव के कारण ये कम समीप आ जाते हैं। बाहरी दबाव के कारण ये कम समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। जो कण दूर दूर है, अगर उसको हम चारों साइड से दबा कर पास पास कर दे तो इसको हम कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता कहते हैं। गैस सर्वाधिक संपीड्य की जा सकती है। गैस की संपीड्यता ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है, इसको हम थोड़ा भी नहीं दबा सकते हैं, इसलिए इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, तरलता क्या होता है? पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती है, इसलिए उन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते हैं, गैस सभी दिशाओं में बह सकता है। गैस की तरलता द्रवों से अधिक होती है क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण बल कम होता है। फिर कहता है, बर्तन में गैस भरना। बर्तन में हम गैस कैसे भरते हैं? किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन के पूर्णतः बर्तन में पूरी तरह से ये क्या होता है, फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतरान्विक बल के कारण होता है। क्योंकि गैस के अंदर कोई आकर्षण बल तेज ज़्यादा होता नहीं है और ये इसमें गतिज ऊर्जा अधिक होता है, इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। फिर कहता है आकार। ठोस पदार्थ के अधिकतम अंतरान्विक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है। जबकि द्रव और गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है जिनमें उन्हें रखा जाता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। गतिज ऊर्जा क्या है? किसी भी पदार्थ के कणों की गति के कारण जो उसमें ऊर्जा आता है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होता है क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती है तथा कण तेजी से कंपन कभी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। आगे क्वेश्चन है कि डेंसिटी क्या है? घनत्व। किसी पदार्थ का घनत्व
किसे हम कहते हैं? तो हम पहले भी क्वेश्चन बताए थे कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी D, और द्रव्यमान को मास फॉर M, और वैल्यू आयतन का यानी वॉल्यूम यानी V। इसको हम इस तरह से D बराबर M/V लिख सकते हैं। इसको कैसे बोलेंगे? प्रति इकाई आयतन में उपस्थित मास को यानी द्रव्यमान को हम डेंसिटी कहते हैं। देखिए, डेंसिटी जो होता है गैस में अधिक, ठोस में अधिकतम होता है, और गैस में सबसे कम होता है, और द्रव में थोड़ा थोड़ा होता है। ये बढ़ते क्रम में दिया हुआ है कि किस में ज़्यादा डेंसिटी होगा। तो इस घटते घनत्व बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, जैसे कि ठोस में अधिक है और गैस में कम है। इसमें हमें कारण बताना है कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा इतनी अधिक होती है गतिज ऊर्जा, कि इसको हम एक जगह रख नहीं सकते हैं, और जब हम एक बर्तन में रखते हैं तो पूरे सभी के सभी संपूर्ण बर्तन में फैल जाता है। गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण करने लगता है। जिस बर्तन में रखी जाती है उसी बर्तन में पूरी तरह से भर जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी बर्तन में अगर हम गैस को भरते हैं तो वो पूरे के पूरे बर्तन में रहेगा। गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालता है। बिल्कुल, जैसे अगर गैस का सिलेंडर कोई है, अगर गैस का सिलेंडर है, तो अगर ये गैस का सिलेंडर हो गया, ये गैस का मेरा सिलेंडर हो गया, अगर इसमें हम गैस भरते हैं तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि ये गैस खाली नीचे ही पेंदी में बैठा रहेगा। ये गैस इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सभी दिशाओं में अपना दबाव डालेगा, यानी कि इसके सरफेस पर दबाव डालेगा। गैस बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन इसको जगह मिलेगा तब ना। चारों साइड से जिस दीवार से घिरा रहता है उसी दीवार पर ये क्या करता है, उसी दीवार पर ये फोर्स डालता है। तो हम कह सकते हैं कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। इस कारण से ये कण आपस में बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस दबाव डालता है। और हम आगे बढ़ेंगे कि दबाव कहते हैं किसे। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। क्यों? देखिए, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित है। आकार एवं आयतन दोनों निश्चित है, इसकी सीमाएं स्पष्ट है, इसके कण संपीड्य नहीं होते हैं, बहते नहीं हैं। ये पदार्थ के सभी गुण को प्रदर्शित करता है, अतः हम कह सकते हैं कि ये एक ठोस पदार्थ है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, हवा में आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। अब बताइए, लकड़ी में कोई हाथ घुसा के देखा है? कोई नहीं देखा है। नहीं अगर देखा है तो हाथ घुसा के देख लीजिए, लकड़ी में हाथ घुसेगा? नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा? क्योंकि लकड़ी जो होता है, लकड़ी के कण इतने पास होता है, पास होने के कारण वो इतने दृढ़ होते हैं, उसमें आकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि उसमें हमारा हाथ घुस ही नहीं सकता है। लेकिन हवा जो है, गैस, इसके कण दूर होता है, और दूर होने के कारण इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है ये ज़्यादा होता है, और हम आसानी से हमारा हाथ उसमें घुस जाता है और हम आसानी से उसमें लहरा लेते हैं। क्या कहता है कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान है, मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस, अर्थात कण बहुत दूर होते हैं तथा कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, न के बराबर होता है, इसलिए बहुत कम बल से उसे हटा सकते हैं। जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण बिल्कुल पास बंधे होते हैं, एकदम क्लोजली पैकेज बॉन्डेड होते हैं, तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना होता है, जिसे हम तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल का प्रयोग करना होगा। जैसे कि कराटे में दक्ष लोग ही इसे कर सकते हैं। जो कराटे में दक्ष होता है वो लकड़ी के अंदर हाथ खुद ही घुसाता है, लकड़ी को तोड़ देता है। सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम है। द्रवों का घनत्व कम है, सही बात है कि ठोस का डेंसिटी यानी घनत्व ज़्यादा है, लेकिन लिक्विड की डेंसिटी क्या है? कम है। लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। हम तो देखते हैं कि जो लिक्विड है पानी, उसी को ठंडा करने से क्या हो जाता है? आइस बन जाता है, यानी सॉलिड बन जाता है।
देखिए कहता है कि बर्फ़ पानी के जमने से बनती है, ठीक है। बर्फ़ कैसे बनती है? पानी के जमने से बनती है, जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं, जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं, जो पानी में नहीं होते हैं। यह पिंजरे की तरह संरचना बना लेती है, जिससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है। अगर कोई पूछेगा, देखिए स्टेटमेंट है कि सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा है, लेकिन जब हम आइस में बात करें और वाटर में बात करें, आइस में और वाटर में, तो आइस क्या चीज़ है? आइस सॉलिड है और जो वाटर है, वाटर मेरा क्या है? लिक्विड है। तो अगर पूछेगा कि आइस में और लिक्विड में किसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो हम कहेंगे वाटर का। तो फिर हमें ये कंफ्यूज करता है कि भाई हम तो ये समझेंगे कि लिक्विड की डेंसिटी कम होता है, लेकिन यहाँ वाटर तो लिक्विड है और आइस क्या है? सॉलिड है। तो यहाँ पे सॉलिड वाटर जो है, वाटर का डेंसिटी कम होना चाहिए, लेकिन साइंस में हमें जो बताया जा रहा है कि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है और आइस का कम है। ऐसा क्यों? देखिए जब हम जानते हैं कि पानी को ठंडा करने से ही आइस बनता है, और जब ठंडा किया जाता है तो बर्फ़ यानी पानी अपने अंदर एक गुफा का निर्माण कर लेता है, यानी केग लाइक। मतलब कि अगर हम पानी ऐसे ऐसे रखा हुआ है, तो पानी को अगर हम ठंडा करेंगे तो पानी चारों साइड से जम जाएगा और इसके बीच में एक गुफा की तरह खाली स्थान कर देगा, और खाली स्थान करने के कारण इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है। तो वही कहता है कि इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल के साथ अधिक हो जाता है। अगर पानी 100 ml है तो इसको अगर ठंडा करेंगे तो ये रहेगा 100 ml ना होके, ये अगर आइस बनेगा तो ये जगह कितना चाहिए उसको? ये जगह चाहिए 120 ml के करीब। और ये आप देखते हो जाए, किसी भी शीशे की गिलास में अगर हम पानी रखते हैं, किसी भी शीशे के गिलास में पानी रखते हैं और उसको अगर हम किसी फ्रिज में रख देते हैं, तो फ्रिज में रखने के बाद अगर वो ठंडा हो जाएगा, बर्फ़ बनने के बाद वह जो शीशे का गिलास होगा या शीशे के जो बोतल होगा वह टूट जाता है, क्योंकि पानी को ठंडा होने पर उसका वॉल्यूम बढ़ता है और पूरे के पूरे लबालब जो बोतल भरा रहता है उसको पानी को बाहर निकलने का जगह नहीं मिलता है, और वो बाहर निकलने के कारण वॉल्यूम जो होता है बढ़ने के कारण वो बाहर निकलना चाहता है और वो इसीलिए शीशा का गिलास टूट जाता है। अब अतः बर्फ़ के टुकड़े जल पर तैरने लगता है, क्योंकि उसका जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम होता है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये पृष्ठ संख्या 9 का है। कहता है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले। देखिए एक फार्मूला होता है, देखिए केल्विन जो होता है ये 300 केल्विन है और ये है 273। देखिए टेम्परेचर को हम मापते हैं एक सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में, एक फ़ारेनहाइट में और एक केल्विन में। ये डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें लगता है, इसमें डिग्री सेल्सियस लगता है, लेकिन केल्विन में कोई डिग्री नहीं लगता है। तो हमें यहाँ फ़ारेनहाइट के बारे में तो नहीं कह रहा है, हमें कह रहा है सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है। तो देखिए जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन माना जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन माना जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस को 373 केल्विन माना जाता है। हमें यहाँ कह रहा है कि 300 जो केल्विन है, अगर उसको हम सेल्सियस में ले जाएंगे तो कितना सेल्सियस होगा? तो कुछ नहीं हमें करना है, जो 300 केल्विन है उसमें से 300 केल्विन में से -273 को माइनस कर देंगे, जो मेरा बचेगा वही मेरा क्या बनेगा? वही मेरा सेल्सियस बनेगा। देखिए 300, तो देखिए 300 केल्विन 300 केल्विन माइनस 273 केल्विन क्या बना? कितना आएगा मेरा यहाँ? 27 डिग्री सेल्सियस। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। फिर 573 केल्विन है, तो जो है उसमें से खाली 273 माइनस करना है। 573 केल्विन, बस 273 माइनस कर दिए, जो बचेगा आपका बचा यहाँ 273 माइनस करने में 300 डिग्री सेल्सियस बचा। अगर आपसे पूछेगा 850 केल्विन को सेल्सियस में ले जाना है, क्या करेंगे? 850 केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे, कितना जो बचेगा वही मेरा
सेल्सियस बचेगा। आगे देखिए कह रहा है कि 250 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगा। भौतिक अवस्था तो आप समझते ही हैं, भौतिक अवस्था क्या है, भौतिक अवस्था लिक्विड है, सॉलिड है और गैस है। तो बताइए कि किसी भी पानी को अगर 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो किस अवस्था में चला जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी पानी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दे तो उबलने लगता है और ये भाप यानी कि गैस बन जाता है। तो हम जानते हैं कि 250 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम गर्म करेंगे पानी को तो किस अवस्था में चला जाएगा, गैस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था। इसका आंसर हो जाएगा गैसीय अवस्था। फिर कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस द्रवीय तथा गैसीय अवस्था दोनों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलकर भाप बन जाता है। बिल्कुल सही बात। देखिए अगर सबसे पूछेगा कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर गैस बनता है, तो आप पानी को कभी गर्म करके देखिएगा तो वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेके अगर ऊपर जाएगा तो वो हमेशा गैस ही बनता है। ज़रूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस बनेगा तभी ये गैस बनेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर तो वो उबलने लगता है। आप कभी खाना बना के देखिएगा, कभी पानी गर्म किए होइएगा तो पानी उबलने से पहले भाप बन के बाहर निकलता है, छोटी छोटी बूंदे में, छोटी छोटी बूंदों में बाहर निकलता है। तो आगे पढ़ते हैं कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अगर आपको हम कहेंगे कि ये आइस है, तो आइस में जब अवस्था परिवर्तन कब होगा, जब हम इसमें हीट देंगे तब। जब हीट देंगे तो आइस कितने डिग्री सेल्सियस पर बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। और जब हम इसको गर्म करेंगे तो हीट इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। हीट जा रहा है। हम 2 मिनट तक इसको हीट दिए, 2 मिनट तक इसको हीट दिए। 2 मिनट के बाद ये किस में चला गया, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि वाटर बन गया। तो क्या इसका टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा होगा। इसका भी कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब बताइए ये भी 0 डिग्री सेल्सियस और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो हम हीट इसको दिए हैं 2 मिनट तक, वो हीट कहाँ चला गया, वो हीट इसमें छुप जाता है और छुपे हुए ऊष्मा को ही हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो वही कहता है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि जो ताप इसको दिया जाता है उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ देता है। अब आइस के बीच में कणों का आकर्षण बल अधिक है और वाटर में लिक्विड में कम है। इसको तोड़ेंगे इसमें इसके कण के बीच जो कण होता है, कण उसके बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, गर्म हीट देंगे तभी बढ़ेगा। और हीट देने पर जब बढ़ेगा तो यही है, इसके बीच की दूरी जो कमाने के कारण जब दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण बल भी कमेगा। फिर कहता है वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। जो वायुमंडलीय गैस है, जो हवा में गैस है, उसको द्रव में हम कैसे बदल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को अगर कण जो है पास ले आएंगे तो वह गैस से द्रव बन जाएगा, और द्रव के कण को अगर पास में लाएंगे तो वह सॉलिड बन जाएगा। तो वही बात कहता है, दाब को बढ़ाकर तापमान को घटाकर। देखिए तापमान जब घटेगा तो जो वायुमंडल में जो हवा है वो क्या बन जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और यही कारण है कि ये ठंडी के मौसम में जब तापमान कम हो जाता है तो जो हवा होता है, एयर होता है, वही एयर हमें क्या बन के निकलता है, हमें पता दिखाई देता है ओस के रूप में या कुहासा के रूप में, जो हमें जो एकदम बूंदी भी पानी जो है एकदम पानी के जैसे हमें महसूस होता रहता है। तो वही कहता है कि दाब को बढ़ाकर किसी भी हवा को जब दबाया जाता है, जब पास लाएंगे, कब लाएंगे, जब हम दाब बढ़ाएंगे तभी कोई हवा पास में आएगा, और तापमान घटाएंगे तभी कोई हवा पास में आएगा। तो वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। विधि एक, सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस को भरकर इसमें लगे पिस्टन से संपीड़न करने तथा ताप को कम करने पर पदार्थ के कण आपस में आ जाते हैं। जैसे देखिए होइएगा, हमें एलपीजी गैस कहता है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नाम लिक्विड क्यों रखा गया है, क्योंकि जिस गैस को हम सिलेंडर में भरते हैं
वो गैस उस समय बाहर जब निकलता है तो एयर के रूप में रहता है, लेकिन जब अंदर जाता है ना तो वो इतना दबा होता है, इतना दब जाता है, इतना दब जाता है कि उसके कण पास पास आ जाते हैं। और पास पास आ जाने के कारण ये किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और इसीलिए इसे हम एलपीजी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समीप आ जाना, इसको हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। देखिए समीप आ जाते हैं तथा द्रव में बदल जाते हैं। ये पिस्टन है, ये क्या है, पिस्टन है। ये इसके जो ये गैस है, ये पिस्टन ऊपर लगा हुआ है, अभी गैस के फॉर्म में है, अभी ये गैस के फॉर्म में है। फिर इसको थोड़ा दबाया गया, जब दबाएंगे तो इसके कण पास पास आ जाएंगे। अब पास पास आएंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। और थोड़ा दबाएंगे और थोड़ा दबाएंगे, और जब बहुत दबा देंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ ही जाते हैं। और ज़्यादा आपको सॉलिड करना है तो इसको और दबा दीजिए, किस में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी वायुमंडलीय हवा को अगर जितना दबाया जाएगा, यानी दाब को बढ़ाकर और तापमान को घटाकर, इसको हम लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं। आगे कहता है गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों लगता है। अब देखिए आपको गर्मियों में कूलर का हवा ठंडा लगेगा, ठंडी में नहीं लगेगा ठंडा। देखिए कहता है गर्म शुष्क दिन में, यानी सूखा हुआ गर्मियों के दिन में वायु में नमी कम होती है। सही बात है, गर्मियों के दिन में वायु में जो होता है नमी कम होता है, यानी पानी की मात्रा कम होता है हवा में, तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। गर्मी के कारण वाष्पीकरण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। तापमान जब ही बढ़ेगा और पानी की मात्रा कमेगा, आर्द्रता मतलब क्या होता है, नमी, किसी भी चीज़ में पानी की मात्रा कितनी है ये हमें आर्द्रता के रूप में बताता है। तो गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ेगा तथा आर्द्रता घटेगा तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, तेजी होगी, तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। अब शीतलता मतलब वाष्पीकरण से कैसे, जैसे अगर हमारे शरीर में पसीना अगर बन गया, हमारे शरीर में अगर पसीना बन गया तो ये अगर वाष्प के रूप में बाहर जब निकलेगा तो हमें ठंडक महसूस होता है, उसी को कहते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। अब देखिए पूरा रूम तो ठंडा है, पूरा रूम ठंडा है, और उसमें कूलर से अंदर जो ठंडा आता है, कूलर के अंदर से जो हवा आती है वो ठंडी होती है, और जहाँ गर्मी होता है वहाँ ठंडा जाएगा तभी महसूस होगा। जैसे आप गर्म तवा पर पानी रखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि गर्म है, ठंडी तवा पर आपको पानी रखने से कुछ नहीं होने वाला है। गर्मियों में, दूसरा क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। घड़े जो बर्तन होता है ना, मिट्टी का बर्तन, उसमें ठंडा क्यों होता है। कहता है घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं। सही बात है, जिनसे पानी बाहर रिसता रहता है, जिनसे पानी बाहर रिसता रहता है तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है। देखिए जब पानी जब रिसता है तो उसके साथ साथ गर्मी बाहर निकलती है, गर्मी बाहर निकलती है और वाष्पीकृत होकर बाहर चली जाती है वातावरण में, और मटके में गर्मी पहुंच नहीं पाती है, इसलिए ठंडा रहता है। इसी तरह के मटके के ऊपर पानी बाहर आ जाता है, आता रहता है, और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की तुलना में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है, चूँकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है, घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता है, इसलिए मटके से जल ठंडा होता है। अब देखिए कहता है कि एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। अब देखिए पेट्रोल में अगर आप आग लगाइएगा तो तेज़ी से आग लग जाएगा। जो इत्र होता है, इत्र मतलब सेंट जो मार के चलते हैं मार्केट में दूसरे को लुभाने के लिए, तो उसको अगर आग लगाइएगा तो बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेगा, लेकिन जब अपने हाथ पर रखते हैं तो वो कैसा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि इसके कण हथेली या इसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्पीकृत हो जाते हैं। जैसे हमारे हाथ पर जो ऊर्जा होगा, यह ऊर्जा को यानी गर्मी को ये अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित होकर क्या हो जाएगा, ये ऊपर उड़ जाएगा। और जब हमारे शरीर पर जो गर्म चीज़ रहेगा ऊपर चला जाएगा तो हमें ठंडा महसूस होगा कि नहीं होगा। और यही कारण है, ये इसका गुण है। पेट्रोल हो चाहे इत्र हो चाहे एसीटोन हो, इसमें इतना गुण है
कि ये आसपास के ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करके वाष्पीकृत हो जाता है और अगल बगल की चीज़ को ठंडा कर देता है। लेकिन जब इसमें खुद में अगर आग लगता है तो फिर दुनिया को जला देता है। इसे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता यानी ठंडक हमें महसूस होती है। कहता है कि कप की अपेक्षा प्लेट से गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। प्लेट से हम कप की अपेक्षा अधिक से अच्छा जल्दी चाय की पी लेते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह के क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा वाष्पीकृत उतनी ही जल्दी होगा। स्वाभाविक बात है कि हमें जल्दी से जल्दी वाष्पीकृत होने के लिए हमें जब बड़े बर्तन में रखना होगा। वाष्पीकृत हमेशा सरफेस पर होता है। जैसे अगर ये कोई कप है, इसमें पानी रखा हुआ है ऐसे, ये कोई प्लेट है, यहाँ से यहाँ तक प्लेट है, तो इसके पूरे में पानी रखा हुआ है, उतना ही पानी है। तो वाष्पीकरण जो होता है हमेशा पानी के सरफेस पर ही होता है। तो पानी जो ग्लास में रखा रहेगा चाय, तो उसका वाष्पीकरण पहले वाले सरफेस का होगा। पहले वाला जब ठंडा आ जाएगा फिर अंदर वाला आएगा, फिर उसके अंदर वाला आएगा, फिर उसके अंदर वाला आएगा, फिर उसके अंदर वाला आएगा। तो इसमें देरी लगेगा। लेकिन प्लेट में जो सरफेस होता है वो पानी क्या सभी का सरफेस एक बराबर होता है यहाँ पे, तो वो एक साथ वाष्पीकृत होता है। और एक साथ वाष्पीकृत होता है तो वह तेज़ी से पूरे के पूरे प्लेट को ठंडा कर देता है और हम चाय दूध या जल्दी पी लेते हैं। फिर कहता है गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें बिल्कुल हल्के रंग और सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं। जैसे उजला कपड़ा है, वाइट कपड़ा, ये किसी भी कलर को अवशोषित नहीं करता है, सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है और इसलिए हमें गर्मी कम लगता है। तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं जिसमें पसीना अवशोषित हो जाते हैं और वाष्पीकृत तेज़ी से हो जाते हैं। जिस कपड़े में पसीना अगर अवशोषित नहीं होता है तो वो हमें ठंडक नहीं महसूस कराएगा। क्योंकि सूती कपड़े का कमाल क्या है कि ये किसी भी चीज़ को जल्दी अवशोषित कर लेते हैं, हमारे शरीर से निकले हुए पसीना को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद ये वाष्पीकृत हो जाता है। आज हम जानते हैं कि जब वाष्पीकृत होगा तो हमारे शरीर के एनर्जी को, हमारे शरीर की गर्मी को ये वाष्पीकृत कर देगा, ऊपर चला जाएगा और हमें ठंडक महसूस होगा। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहता है 293 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। तो हम तो एक ही जानते हैं कि जितना केल्विन दिया हुआ है उसको माइनस कर देना है 273 से। बस 293 को 273 से माइनस करो, 20 डिग्री सेल्सियस आ गया आंसर। 470 केल्विन को सेल्सियस में ले जाना है तो 470 माइनस 273 197 डिग्री सेल्सियस। हो गया, कहानी खत्म। आगे पढ़िए। फिर कहता है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तन करें। अब देखिए 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 273 में जोड़ देंगे। जब केल्विन था सेल्सियस में लाने के लिए घटाते थे, ये सेल्सियस में है, केल्विन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 273 में 25 डिग्री सेल्सियस जोड़ देंगे, हमारा आएगा 298 केल्विन। हमेशा याद रखिएगा केल्विन कभी भी डिग्री में नहीं होता है। फिर कहता है 273 सेल्सियस को केल्विन में लाना है, 373 को, तो 373 में 273 जोड़ दिए, 646 केल्विन आंसर। चलिए आगे है। कहता है कि निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। नेफ्थलीन को रखने देने पर हम समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कहता है नेफ्थलीन को अगर हम छोड़ दें स्वतंत्र रूप से कहीं भी कुछ समय के लिए छोड़ दें तो ये रहता तो ठोस पदार्थ के रूप में, लेकिन ये कुछ समय के बाद ये वाष्पीकृत हो जाता है, गायब हो जाता है। कहता है नेफ्थलीन एक वाष्पशील पदार्थ, ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाती है। और हमें पता है कि जो कोई भी वस्तु ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं और इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं, जिसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाते हैं।
और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्यों? इस इत्र वाष्पिस मतलब कहता है इत्र एक वाष्पशील पदार्थ होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे आसपास तक पहुंच जाते हैं। आगे क्वेश्चन है,